अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, बड़ा फैसला। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स पाए। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। अगले 3 महीने मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम हैं। और जो फंडिंग के हवाले से रिकॉर्ड्स था, जो सबूत देने थे, वो ट्रक्स कहाँ गए, उस पर सवालिया निशान है। और हुकूमत ये कह रही है कि अब दिगर पार्टीज़ के जो फंड्स हैं उनकी स्क्रूटनी भी होनी चाहिए और उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगले 3 महीने कितने मुश्किल होंगे और कैसे मैनेज होंगे? मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्च में नाजरीन है चूँकि बड़ी एक तो सबसे बड़ी पीडीएम की जानिब से 23 मार्च को तहरीक की बहाली और बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। उसके बाद चूँकि आर्मी चीफ की जो तब्दीली है उसका भी मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल होगा और महंगाई के लिए उन्होंने ख़ुद कहा था कि ये 3 महीनों में हम मईशत जो है वो कंट्रोल कर लेंगे और आम आवाम तक इसके जो असरात हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हालात बदल रहे हैं और माहौल जो है जो जो इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, टाइम 2023 की तरफ बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। क्या वजह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? अपोजिशन का जो बयानिया है वो भी हमें थोड़ा सा तजाद का शिकार नज़र आ रहा है। उसकी क्या वजह है? अपोजिशन इस पूरे माहौल को कैश कराने में और ख़ास तौर पे अब फंडिंग केस के बाद की हिकमत अमली क्या होगी अपोजिशन से, ये भी जानेंगे। और अभी तक एक पेज पे अपोजिशन नहीं आ सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी गलतियां कर रही है उस लिहाज से जब हम अपोजिशन को देखते हैं तो अपोजिशन उतने सख्त वार नहीं कर रही। डील और ढील की जो खबरें हैं उसमें कितनी सदाकत है, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। सिद्दीकुल फारूक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। नवाजिश, बहुत नवाजिश। और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, माहिर कानून हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा आप वक्त देते हैं प्रोग्राम में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अवर सर। बैरिस्टर गुफ्तगू का आगाज मैं चाहूँगा मैं आपसे करूँ, फिर हम सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। किस तरह देखते हैं इस केस पे? बारहा हमने प्रोग्राम्स किए, बात भी हुई और ओपोजिशन बड़ी इस पे चूँकि उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ था इस केस के हवाले से। आप लीगल एक्सपर्ट के तौर पे क्या समझते हैं फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब पोजीशन, हुकूमत की पोजीशन क्या है? बैक बाउंस कर पाएंगे? ये कितना बड़ा फैसला है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? सर मैं आपको इसके ऊपर सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं एज लॉयर, जी जी। वो एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बात नंबर 1 ये है कि अकबर एस बाबर ने 2014 में जो केस फाइल किया और उसने कहा तकरीबन $3 मिलियन जो हैं उसका गैप मौजूद है। फारा यानी कि फॉरेन एजेंट जो रिप्रेजेंटेटिव था अमेरिका में जी जी। पीटीआई का, जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए और जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए गए। स्क्रूटनी कमेटी के अंदर जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने ये भी पकड़ा कि वो तकरीबन 31 करोड़ रुपए जो हैं वो अकाउंट फॉर नहीं किए गए, मिस डिक्लेयर किए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो गलतियां थी वो भी पकड़ी। फॉर एग्जांपल कि ऑडिट रिपोर्ट पे डेट ही नहीं डाली हुई थी। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अकबर एस बाबर ने जो केस किया, ही स्टैंड्स विंडिकेटेड टुडे, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये कितना बड़ा फैसला है या पीटीआई पे इसका कितना नुकसान होगा। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 35 है 2016 की, उसमें हनीफ अब्बासी साहब थे एमएनए नून लीग के, जी उन्होंने जी। दायर की थी। उसमें यह फैसला ऑलरेडी हो चुका है कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक होती है फॉरेन एडेड पार्टी, जो भी फॉरेन एडेड पार्टी होती है वो पाकिस्तान में काम नहीं कर सकती, वो बैन हो जाएगी। फेडरल हुकूमत उसको बैन करेगी और सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में या उस बैन को सस्टेन करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक है। नंबर 2 होता है फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग। प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है उसमें पीटीआई फंस गई है। तो इट इज नॉट अ फॉरेन एडेड पार्टी, यानी वो अमेरिका के कहने पे या बरतानिया की हुकूमत से पैसे नहीं ले रही, किसी एसोसिएशन से पैसे नहीं ले रही, लेकिन वो प्रोहिबिटेड फंडिंग ले रही है। अब जो प्रोहिबिटेड फंडिंग की सजा है वो ये है कि जितना भी फंड प्रोहिबिटेड होता है, बेशक वो $3 मिलियन हो या $100 मिलियन हो, वो सारे का सारा स्टेट कंफिस्केट कर लेता है। तो इनके सारे ये पैसे कंफिस्केट हो जाएंगे। तो पीटीआई
पीटीआई बैन होने तो नहीं जा रही, लेकिन उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने पकड़ी गई है। अच्छा, इसके अंदर जो एक तीसरा पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या पीटीआई की जो एक अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव था वो डैमेज हुआ है। मैं समझता हूं कि 100% ये पकड़ा गया है कि पीटीआई ने अकाउंट्स में हेरा फेरी की है, और एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी पिटिशन पेंडिंग है, एप्लीकेशन पेंडिंग है ईसीपी के खिलाफ। नाउ इज द टाइम के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन पार्टियों को बिल्कुल सीधा करे। बहुत इन पार्टीज ने हेरा फेरी कर ली। डेमोक्रेसी में किसी को खुली आजादी, मदर की तरह आजादी किसी पार्टी को नहीं होती कि जो दिल चाहे करे। नाउ इज द टाइम के पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ डिसिप्लिन लाए। ठीक, अच्छा बैरिस्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये बताइएगा, अपोजिशन जो इस वक्त कह रही है कि यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादिक अमीन नहीं रही, यानी उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने फंड छुपाए और इस पे उन्होंने वो स्टे भी लेते रहे जो कि था। दूसरी तरफ हुकूमत, वफाकी वज़रा इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम बता तो रहे हैं, हमने बताया कि हमारे पास ये फंड्स है, दूसरी पार्टीज तो बता भी नहीं रही। हालांकि बताया नहीं इन्होंने, ये चूंकि मामला जो है अकबर एस बाबर साहब अदालत में लेके गए तो ही ये सारा मामला बना। तीसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि 62-63 की जो हमारी शिक है जिसको अपोजिशन इस वक्त कैश कराना चाह रही है और उस पर डिबेट भी हो रही है आज, वो किस हद तक इसमें लागू होती है इस पूरे केस में? देखिए जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आपको पता है मैं नून लीग के बहुत ज्यादा खिलाफ बात करता हूं, लेकिन थोड़ी सी जरा बात आज डिफरेंट इस तरह से होगी कि एक है मियां नवाज शरीफ का केस, उसको एक साइड पे रख दीजिए, और फिर उसके बाद एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती रही है। खामखा वो ख्वाजा आसिफ का केस हो जिसको इकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, या वो इमरान खान साहब का केस हो जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगी और रेफर कर दिया इलेक्शन कमीशन को, और उन्होंने कहा बाद में कोई कोर्ट दे सकती है। तो 62(1)(f) जो है वो इस वक्त जो जूरिस्प्रूडेंस स्टैंड करती है वो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट ये है कि उसके अंदर कोई सिर्फ मिस डिक्लेरेशन सफाइस नहीं करती बल्कि कोई डिसऑनेस्टी का एलिमेंट भी दिखाना पड़ेगा। ये बार बार कोर्ट ने फॉलो किया, और अभी अभी सईद मुराद अली शाह साहब का जो कोवरेंटो की पिटीशन हलीम आदिल शेख ने लगाई थी, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया। तो कोर्ट इस तरह फैसला कर रही है। अलबत्ता जिस तरह नवाज शरीफ को इकामे पे डिस्क्वालीफाई किया था, अगर उस पर राय में देखा जाए कि हर तरह की मिस डिक्लेरेशन डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो फिर 100% खान साहब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि खान साहब की हुकूमत के होते हुए और ये फैसला और जो जिस तरह की पेचीदगियां आप बता रहे हैं तो ये हो पाएगा? देखिए, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं इस चीज के बड़े कसीर की, यानी मैं समझता हूं कि 0 प्रोबेबिलिटी है कि खान साहब या कोई हुकूमती अरकान इस चीज के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो। एब्सोल्यूट इस वक्त इस मौजूदा हालात में आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक 0 प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर या पीटीआई बैन हो जाएगी या सुप्रीम कोर्ट खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इस वक्त तो मुझे वो हालात बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता मीडिया फॉर्डर जरूर है, ऑपोजिशन पार्टीज जबरदस्त तरीके से पीटीआई को अटैक करेंगी और वो करना भी चाहिए, हेरा फेरी तो हुई है। लेकिन इसमें एक चीज और है जैसे आपने अपने बयानिया में भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नॉन लीग के हवाले से भी अब ये केसेस हैं और वो उनकी जो फंडिंग है उसको भी सामने आना है और रिपोर्ट्स आनी है। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा अपोजिशन के लिए अगर वो करेंगे तो फैसला, अगर इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें से भी तो घपले निकलेंगे। जी बिल्कुल, और आपको मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है। अब उस स्क्रूटनी कमेटी ने जिस तरह पीटीआई के अकाउंट्स को देखा है इस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स को भी देखेगी। और रूल ऑफ लॉ तो यही कहता है कि बेशक बादशाह हो, वजीर हो या फकीर हो, कानून सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होता है। हर वो पैसा जो प्रोहिबिटेड फंडिंग में आया है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है जब आप उसको 17(3) कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से पढ़ते हैं कि हर वो पैसा जो प्रोहिबिटेड फंडिंग से आया है वो स्टेट कंफिस्केट कर लेगी, यानी उतने ही पैसे का जुर्माना स्टेट लगाएगी और वो पैसे स्टेट के पास चले जाएंगे। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। उससे पहले नुसरत भाई साहबा मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। नुसरत भाई साहबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब आप लाइन पे रहिएगा, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँ और फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। सिद्दीकुल फारूक साहब,
किस तरह देखते हैं इस पूरे केस को? और कहा यह जा रहा है कि चूंकि कानून सबसे बड़ा हथियार है, और दूसरी तरफ फरूख हबीब दावा कर रहे हैं कि स्क्रूटनी में नून लीग के 9 खुफिया अकाउंट भी पकड़े गए, अगली तलवार आप के ऊपर लटक रही है। किस तरह देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल के तौर पर दी और हमने अपना हिसाब दे दिया है। 7 साल के बाद और 3 साल स्क्रूटनी कमेटी ने लगाए जी। ये मामला रिपोर्ट आज भी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे और वकील कह रहे थे कि इस रिपोर्ट को खुफिया ही रहने दें। ठीक है जी, हम नहीं कहते खुफिया रहने। दूसरी, इसमें मैं बैरिस्टर साहब की बात भी सुन रहा था, इसमें आर्टिकल 61, 62 को सामने रखें जी। इमरान खान साहब ने बतौर पार्टी के सदर के एक झूठा सर्टिफिकेट दिया कि हमने कुछ नहीं छुपाया, ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये हमारा पैसा है, और उन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब पार्टी का सरबराह अकाउंट छुपाते हुए, पैसे आगे पीछे करते हुए एक झूठा सर्टिफिकेट दे और वो झूठा सर्टिफिकेट पकड़ा जाए, तो फिर उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? और जब वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात ऐसे नहीं हैं, तो नवाज शरीफ साहब के वक्त को कौन से हालात थे जब सुप्रीम कोर्ट के बल्कि दरखास्त इमरान खान साहब के अपने अल्फाज के मुताबिक कि जस्टिस खोसा ने मुझे फोन करके कहा कि दरखास्त लेके हमारे पास आ जाओ, और फिर उसके बाद जो कुछ किया, और फिर उसके बाद जो रिसीवेबल थे उनको एसेट बना दिया गया, और फिर जो कुछ किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज बिठा दिया गया, और लोअर जुडिशरी जो है उसके सारे इख्तियारात भी अपने पास कर लिए। तो ये सारी बात क्या आइन के मुताबिक थी? क्या कानून के मुताबिक थी? अब मैं इस बात पर आता हूं कि उसके बेनिफिशरी जो भी थे वो आपको मालूम है। अब इमरान खान साहब 7 साल के बाद उनकी अपनी पार्टी के बानी अरकान में से एक ने जो दरख्वास्त दी थी, उसके नतीजे में वो साबित हुआ। और जैसे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि ही स्टैंड्स विंडिकेटेड, नहीं, अब तो मैंने आज उनकी बातें सुनी हैं, अभी तो और बहुत सी चीजें आनी हैं। इसमें नाम उन्होंने पहले वो आप वैसे मीडिया में लेते रहे हैं, इजराइल और भारत से भी फंड्स आए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत सी चीजें जो हैं वो नहीं खोली कि जी वो हमें बताया नहीं है, हमें बताया नहीं। तो ये जो 46 अकाउंट्स या कमोबेश इतने अकाउंट्स जो छुपाए हैं और उनसे जो वसाइल आए हैं वो छुपाए हैं, और जो सर्टिफिकेट दिया है, ये बहुत बड़ा जुर्म है जो इस वक्त तक तो साबित होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ठीक। हम ये नहीं चाहते कि कोई पार्टी किसी पर बैन लगे, लेकिन हम ये तो जरूर चाहते हैं कि जिसने ये इन जराइम का इर्तिकाब किया है, इतने पैसे चुराए हैं, और उन पर जो जुर्माना लगे वो भी, लेकिन जिसने सर्टिफिकेट दिया है और वो उस वक्त भी कौमी असम्बली का मेंबर भी था और अपनी पार्टी का सरबराह भी था, तो क्या वो पाकिस्तान का वजीर आजम रहने के लिए अहल है? वो पार्लियामेंट का मेंबर रहने का अहल है? कम अज कम ये तो सवाल है। बिल्कुल आपका सवाल है, ये मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछूंगा। नुसरत भाई साहबा, अब चूंकि अपोजिशन आप पे अटैक कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि आपने फंड छुपाए, एहतसाब का नारा, इंसाफ का नारा, तहरीक इंसाफ आपकी की पार्टी का नाम है, और पार्टी ने ही फंड्स जो है वो खुर्द बुर्द किए। किस तरह देखती हैं इस पूरे मामले को और इस रिपोर्ट को? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। देखें, बात यह है कि अभी कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई है, और ये लोग जिस फंड की बात कर रहे हैं वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद से प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त सरबराह ने, चेयरमैन ने जमा करने शुरू किए शौकत खानम के लिए। अब शौकत खानम एक बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बन रहा है। तो अगर फंडिंग में कोई इस तरह की गड़बड़ हुई होती, कोई इस तरह की चीज़ हुई होती,
तो मुझे बताइए किस तरह इस तरह का हॉस्पिटल बन सकता था, जिसको बनाने की जब बात की गई तो लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता कि आप 80% और 70% लोगों का मुफ्त इलाज करें। अब वो आज भी हो रहा है। वो किससे हो रहा है? लोगों के फंड से ही हो रहा है ना, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर। फिर उन्होंने मियांवाली में जो यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो सब कुछ ये फंड से हुआ है। उसमें हो सकता है कि किसी एक चीज का हिसाब ना हो, किसी कोई चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई हो, लेकिन क्या ये चीजें सबूत के तौर पे काफी नहीं है कि वो आदमी बेईमान नहीं है, वो चोर नहीं है, वो जायदादें अपनी नहीं बना रहा, वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। बल्कि बाहर से जितना पैसा कमा के लाया था वो भी लाके उसने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और पाकिस्तान में लगाया। यहाँ के लोगों की तरह नहीं कि यहाँ से जितना पैसा लिया वो लेके बाहर चले गए। थोड़ी बहुत जाहिर है हर एक से हो सकती है हिसाब किताब में गड़बड़, क्योंकि कोई एक आदमी तो था नहीं जमा करने वाला, पूरी दुनिया में लोग जमा कर रहे थे। कि ये जो फंड्स आए या जो थोड़ा सा उसमें मिसकैलकुलेशन हुई है, उसकी वजह ये बनी, एक तो ज़ाहिर है बाहर से फंड्स आ रहा था शौकत खानम के लिए, और जब फंड्स आते हैं, अतियात आते हैं, तो वो शायद उनका हिसाब उस तरह मैनेज नहीं हो सका। दूसरा नीयत का, आप कह रही हैं कि उनकी नीयत नहीं थी इसको खुर्द-बुर्द करने की। तो अगर ये सब कुछ नहीं था तो इस केस को रोकने की कोशिश, स्टे लेने की कोशिश क्यों की गई और इस रिपोर्ट को पब्लिक करने से रोका क्यों गया? फिर ये यहाँ पे अपोजिशन सवाल उठा रही है नौसे भाई साहब। वो इसलिए नहीं कि वो खुदा ना खास्ता वो बेईमानी या चोरी कर रहे थे, वो इसलिए कि वो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे कि जितना फंड आया है उसके रिकॉर्ड भी हो। एक्चुअली होता ये है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और मैं जाके पीटीआई के नाम पे फंड ले रही हूँ और उसमें से 45% मैं अपने पास रखती हूँ, 55% पार्टी को दे देती हूँ, तो पार्टी को क्या पता कि क्या हुआ है? इस तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत बेईमानी की है, ये तो पक्की बात है। काफी सारे लोगों का जिनका पता चला उनको निकाल दिया गया इस पार्टी से। तो ऐसी बात नहीं है कि बेईमानी नहीं हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को कभी बड़ी बात करनी है। सिद्दीकुल फारूक साहब, कम अज कम आपकी जमात में कोई ऐसा एमएनए, एमपीए या कोई बंदा है जो ये बात कहे, माने कि ठीक है बाज़ दफ़ा पार्टीज में ये होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खासा रहा है। आपको पता है उन्होंने अपने एमपीएस निकाल दिए थे, वज़ीर आज़म साहब ने अभी उनके केपी इलेक्शंस में जो रिश्वत सतानी का इल्ज़ाम लगा उस पर उन्होंने पूरी अपनी तंजीम को ख़त्म कर दिया। और आपको नहीं लगता कि कम अज़ कम ईमानदारी का मुजाहरा किया जा रहा है अपोजिशन अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? और दूसरे भाई साहब यही कह रही हैं। देखिए, ईमानदारी का मुजाहरा आप क्या बात कर रहे हैं? यानी शौकत खानम के फंड के सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हिसाब पेश करो, इन्होंने नहीं पेश किए। उन्होंने कहा आपने इजाजत ली फंड जमा करने की, कानून के मुताबिक बगैर इजाजत आप नहीं कर सकते। इन्होंने कहा नहीं इजाजत ली, हमें कानून का ही नहीं पता। यानी आपको कानून का ही नहीं पता, आपको फला जगह नहीं पता। शौकत खानम के $3 मिलियन जो हैं इन्होंने ऑफशोर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किए बगैर किसी के पूछे, उसमें से 2 मिलियन डूब गए, यानी आज के 36 करोड़ रुपए। जब ये बात सामने आ गई, पकड़े गए, तो कहा मैं जमान पार्क का अपना मकान बेच के दे दूंगा। लो जी, वो जमान पार्क के मकान में खुद बैठे हुए हैं, वो $2 मिलियन गतरबूद हो गए, वो वापस नहीं किए। तो ये बेईमानी नहीं है तो ईमानदारी है। यानी एक लम्हा एक आदमी अपने 46 अकाउंट छुपाता है, पैसे वसूल हुए हैं, अपने 4 मुलाजिमीन को इजाजत देता है कि अकाउंट और उनमें पैसे डालो, वो डिक्लेयर नहीं करता। सही। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से बाद मैं नुसरत भाई साहबा की तरफ भी आऊंगा, बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे कि ये जो जिस तरफ इशारा किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने, और वो जो पैसे अमाउंट जो शौकत खानम का फंड था वो कैसे ज़ाया हुआ और कहाँ हारा गया, और उसके ऊपर अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए। और इसके अलावा जब हम ख़ास तौर पे फंडिंग्स की बात होती है, फॉरेन फंडिंग्स की बात होती है, और अगले जो 9 खुफिया अकाउंट हुकूमत ये दावा कर रही है फ़ारूक हबीब साहब के 9 खुफिया अकाउंट नॉन लीक के और 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पब्लिक होने हैं, जो रिपोर्ट्स आनी है, तो उसके बाद अपोजिशन अपना मुँह छुपाती फिरेगी। इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और सिद्दीकुल फारूक और नुसरत भाई साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगी। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे।